नमस्कार दोस्तों, कई तैयार दो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए डी++ टीजीटी हिंदी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम और अन्य प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी टीजीटी परीक्षा के लिए काफी मददगार रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। 2 दिन हमारे त्योहार में किस प्रकार से जो है चले गए, हमें किसी को भी नहीं पता। तो आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल समीप है, इसलिए अधिक से अधिक तथ्यों की रिवीजन और बार बार प्रश्नों को आपको पढ़ करके जाना है, ताकि आपको से परीक्षा में कोई भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो प्रेमचंद जी द्वारा होली का उपहार कहानी लिखी गई, बड़े घर की बेटी और मुक्ति मार्ग। लगभग 300 कहानियां इन्होंने लिखी है, काफी प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट इन्हें कहा जाता है, लेकिन देवदासी नामक कहानी इसके द्वारा नहीं लिखी गई। तो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ये कहानी लिखी गई देवदासी। तो ध्यान रखना है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे सेकंड प्रश्न की तरफ हम। प्रश्न नंबर 2 में एक तरफ सुमेलित कीजिए भाई, एक तरफ पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। और आज की क्लास हमारी भाई थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं कोशिश करूंगी मैराथन क्लास लेने की, तो आपको धैर्य बनाकर रखना है। अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन हम करेंगे आज की क्लास के अंतर्गत। तो देखते हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई जो है नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा पुस्तक लिखी गई। भाषा काव्य संग्रह जो है महेश दत्त शुक्ल जी द्वारा लिखा गया। भाषा काव्य संग्रह जो पुस्तक है ये महेश दत्त शुक्ल जी की है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन जो है नलिन विलोचन शर्मा। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस राइटर का नाम लिख दिया है। तो देखते हैं आगे। हिंदी भाषा और साहित्य जो है श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य का विकास जो है ये लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। एक बार आंसर हो जाएगा हमारा सी, तो एक बार फिर से इन पुस्तकों को आप रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उद्धृत काव्य पंक्ति और उनके रचनाकारों को एक साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ काव्य पंक्तियां दी गई है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो हमें देखना है कौन सी पंक्ति किस साहित्यकार द्वारा लिखी गई है। तो देख लेते हैं एक बार। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, ये पंक्ति जो है सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवन का लेकर नव विचार, जो ये पंक्तियां है जीवन का लेकर नव विचार प्रसाद जी की पंक्ति है। तो ये ध्यान रखना है। सभी चारों छायावादी कवियों की यहाँ पर पंक्ति दी गई है। सुमन हृदय में सेज बिछाते, तो सुमन हृदय में सेज बिछाते नामक पंक्ति नाम जो है महादेवी वर्मा जी की है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति हमारी, सुनीता बसंत में उपवन में कल कुंजित पिक, तो ये पंक्ति निराला जी द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखना है, कल कुंजित शब्द जो ये यहाँ पर दिए गए हैं ये निराला जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। जीवन का लेकर नव विचार प्रसाद जी की पंक्ति है, कमायनी से ली गई है। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल जो है ये पंक्ति सुमित्रानंदन पंत जी की है। तो एक बार फिर से आप इनको रिवाइज कर सकते हो। आंसर आप लोग यहाँ पर मेरा पंक्तियों के यहाँ पर साहित्यकार को देख सकते हो। तो आंसर देख लेंगे हम, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखते हैं सही सुमेलित किस प्रकार से होगा। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। जीवन का लेकर नव विचार जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। सुनता बसंत में उपवन में कल कुंजित
पिक जो है ये निराला जी की पंक्तियां है। इसी आधार पर हम ऑप्शन में आंसर को ढूंढ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 4। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास नामक जो रचना लिखी है, ये लिखी है उदय नारायण तिवारी ने। और हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। और हिंदी भाषा का अगर पूछा जाए तो उदय नारायण तिवारी। अगर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा का उद्गम विकास नामक जो है उदय नारायण तिवारी जी द्वारा लिखा गया है। इसी से मिलता जुलता एक ग्रंथ होता भाई हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास। ये ग्रंथ जो है हजारी प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक दूसरे से मिलते जुलते जो ग्रंथ है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसके द्वारा क्या लिखा गया। तो देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 का संपादन किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इसकी रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जैसे कि मैंने आपको बताया, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनकी रचना इन्होंने की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक आप सभी को पता है विजय देवनारायण शाही जी है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक विजय देवनारायण शाही है। विजय देवनारायण शाही किस शतक के कवि हुए हैं? ध्यान रखना है, तीसरे शतक के कवि हैं। इनके द्वारा रचित और अन्य कविता संग्रह इस प्रकार से है, जैसे कि मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी। तो ये सभी रचनाएं जो है कविता संग्रह। मछली घर काफी इम्पोर्टेंट है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। साखी भी काफी इम्पोर्टेंट रचना रही है इनकी, ये भी काफी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी, ये सभी रचनाएं विजय देवनारायण शाही जी की है, जो कि तीसरे शतक के कवि रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों में के रचयिता शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्य वेदवेषण, हास्य, काव्य शिक्षणाय अभ्यास इति हेतुस्त भवते भवे। तो ये आपको बताना है किस साहित्यकार की जो ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां दी गई है आनंदवर्धन जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, तो ये पंक्तियां आनंदवर्धन की है, तो ध्यान रखना है। एक सेकंड भाई, आंसर हो जाएगा भाई मम्मट। मम्मट की है ये पंक्तियां, माफी चाहूंगी। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, क्योंकि काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न हमें पीजीटी के अंतर्गत भी इतने ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं, तो पीजीटी में भी शायद ही काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो हमें ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्नों की। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। सुमेलित कीजिए, एक तरफ भाषा दी गई है, दूसरी तरफ उनके अन्य नाम दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके और अन्य नामों से भी जाना जाता है, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, तो इनको सभी को आपको ध्यान रखना है। तो ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा का एक दूसरा नाम है अंतर्वेदी भाषा, और अवधी भाषा को जो है हम बेसवाड़ी भाषा के नाम से भी जानते हैं। हरियाणवी बांगरू और छत्तीसगढ़ी को खलाटी के नाम से भी जानते हैं। तो इनको आपको रिवाइज कर लेना है एक बार फिर से। ब्रज भाषा अंतर्वेदी भाषा, फिर चाहूंगी ब्रज भाषा जो है अंतर्वेदी भाषा, अवधी को बेसवाड़ी भाषा, हरियाणवी को बांगरू और छत्तीसगढ़ी को खलाटी के नाम से भी जानते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन हमें बताना है। यह परीक्षा गुरु के बाद की कीर्ति है, यानी कि चंद्रकांता का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1800 आई थिंक भाई 1888 है। उसके बाद जो है परीक्षा गुरु का समय 1882। एक मिनट, तो यहाँ ये कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है कि यह परीक्षा गुरु के बाद की कीर्ति है, क्योंकि पहले परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष किया जा चुका था। फिर जो है चंद्रकांता उपन्यास का
प्रकाशन वर्ष रहा तो आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके बाद की कीर्ति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। देवकीनंदन खत्री जी द्वारा चंद्रकांता जो उपन्यास लिखा गया वो जो है 43वीं प्रकार का उपन्यास रहा। आप सभी को पता है देवकीनंदन खत्री 43वीं, जिसमें असाधारण कल्पना शक्ति को समाहित तो किया ही जाता है। तो ध्यान रखना है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसका प्रकाशन जो है 1894 नहीं भाई, मैंने अभी आपको बताया 1888 चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष रहा। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा कथन विद्यमान है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष 1888। इसके लेखक देवकीनंदन खत्री थे, जबकि यह परीक्षा गुरु 1882 के बाद की कीर्ति ही रही है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्वान है। यह सभी कथन चंद्रकांता उपन्यास से संबंध में सत्य है। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित अन्य उपन्यास हम देख लेते हैं यहाँ पर। चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, गुप्त गोदना आदि चंद्रकांता के जो देवकीनंदन जी के उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तर कांड संबंधी वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो है लगभग 4 कृतियों में हमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन देखने को मिलता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। रामचरितमानस, गीतावली, उसके बाद जो है बरवे रामायण और कवितावली। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, ये चारों कृतियों का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी की अन्य कृतियों की भी रिवीजन कर लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामा लल्ला नछु आदि जो है तुलसीदास जी की अन्य कृतियां हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो आपको बताना है। इनमें से जो है जैनेन्द्र को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, भगवती चरण वर्मा को भी दिया जा चुका है और अमृतलाल नागर को भी दिया जा चुका है। तीनों साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन मनु भंडारी को इनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। इनको इनकी किन रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कब हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं। साथ साथ मनु भंडारी को उनकी रचना एक कहानी है भी पर जो है 2008 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, ना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ध्यान रखना है। जैनेन्द्र कुमार को 1966 में मुक्ति बोध नामक जो रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कब? 1966 में। भगवती चरण वर्मा को 1961 में भोले बिसरे चित्तर नामक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और अमृतलाल नागर को 1967 में अमृत और विष नामक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? सभी को पता है, ये रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी जो है तीसरे शतक के कवि रहे हैं, जैसे कि विजय देवनारायण शाही के संबंध में हमने देखा था, तीसरे शतक के कवि रहे हैं। तो जितने भी हमारे तार सप्तक के कवि हैं उनको हमें ध्यान रखना है कौन किस सप्तक के कवि है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे शतक के कवि रहे हैं, जो कि अज्ञे द्वारा संपादित 1959 में किया गया। तो इनकी अन्य रचनाएं है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कांठ की घंटिया, उसके बाद बांस का पुल पुल और एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, ध्यान रखना है। जंगल का दर्द आदि जो रचना और खूंटियों पर टंगे लोग का प्रकाशन वर्ष 1982। सभी रचनाएं ध्यान रखना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा निम्नलिखित में से प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखना है। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 14 सितंबर 1856 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले बेचे गांव में हुआ। उनके पिता इन्हें ज्योतिषी की शिक्षा दिलाने
चाहते थे, लेकिन उनका मन ज्योतिष में नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाया, परंतु उनका मन वहां भी नहीं लगा। जब स्कूल में वह पढ़ न सके तो घर पर ही स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बांग्ला भाषा सीख ली और इन पर अच्छी पकड़ बना ली और बाद में उन्होंने कई पुस्तकों का भी अनुवाद किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के काल में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जैसा प्रसिद्ध नारा देकर देश को एकजुट होने का संदेश दिया। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचनाओं में भारत दुर्दशा, लोकोक्ति शतक, कली कौतुक और श्री प्रेम पुराण, हट्टी हमीर आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हट्टी हमीर काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक भी संपादन किया है। उन्होंने करीब 40 पुस्तकों की रचना की है। उनकी साहित्य विशेषता ही थी कि उन्होंने जो है दांत, भों, वृद्ध, धोखा, बात, मूछ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण असाधारण निबंध लिखे। उनके निबंधों में हास्य और व्यंग्य शैली की प्रखरता अधिक देखने को मिलती है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा साहित्यकार है जिन्होंने शरीर के नाम को आधार बना करके जो है निबंध लिखे हैं, तो नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र जी का। आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। भाई, हर एक तथ्य को मैं बार बार कर कहती हूँ कि बिल्कुल ध्यान से समझते हुए, रिवीजन करते हुए आपको चलना है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखते हैं, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली, ये आप सभी को पता है। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो देखते हैं, महात्मा गांधी ने राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक माना है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। तो ये अगर कथन पूछा जाए, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, किसके द्वारा कहा गया है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा ही कहा गया है। सन 1918 में इंदौर के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि मेरा मत यह है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कोटेशन के आधार पर, ध्यान रखना है आप लोगों को। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 15। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो आप सभी को पता है सरस्वती पत्रिका हमारा आंसर हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 से लेकर 1920 तक उन्होंने इसका संपादन किया है। यह पत्रिका 1900 में इलाहाबाद से शुरू हुई है। शुरुआती वर्षों में श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था 1901 में। इससे पहले जो है चिंतामणि घोष जी द्वारा इसका संपादन किया जा चुका था। तो आगे देख लेते हैं। चिंतामणि घोष जी द्वारा संपादन किया जा चुका था सरस्वती का, श्याम सुंदर दास से पहले अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहासकारों में सर्वोच्च स्थान पर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधनी जो नारी संबंधी पत्रिका रही है इनकी, नारी की समस्याओं को इनके अंतर्गत जो है दर्शाया गया है। तो नारी संबंधी पत्रिकाएं रही है जो कि 1874 इसका प्रकाशन वर्ष रहा है। सॉरी भाई, 74 है आई थिंक, 73 नहीं है। आप जो है इस तीनों पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष लिख करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और भारतेंदु जी की ये 3 पत्रिकाएं निकाली गई, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि 1873 में निकाली गई, जिसमें कि हिंदी नई चाल में ढली, इस प्रकार से इन्होंने बताया है। और जो है इससे पहले कवि वचन सुधा पत्रिका निकल चुकी थी इनकी 1800 आई थिंक 68 में। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में आई। तो ये आपको तीनों का प्रकाशन वर्ष एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, चेक करके। आई थिंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो
माफी चाहूंगी इसके लिए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसका अवश्य जवाब दीजिए। भारतेंदु की बाला बोधनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका, इन पत्रिकाओं का संपादन कब हुआ? और ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इस पत्रिका ने खड़ी बोली को परिष्कृत करने और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने का योगदान दिया है। किस पत्रिका की बात कर रहे हैं? सरस्वती पत्रिका का, जिसका प्रकाशन 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है संपादन किया और 1900 में इसका प्रकाशन हो चुका था। बाद में इसके संपादक पदम लाल, पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह आदि भी रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप से विकसित हुई? तो उत्तर भारत की खड़ी बोली दक्षिण में दक्कनी हिंदी के रूप में प्रसिद्ध हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, दक्कनी हिंदी रचनाओं में प्राय किसी न किसी मात्रा में खड़ी बोली की निकटता दिखाई पड़ती है। इनकी कुछ रचनाएं तो ऐसी है जो उत्तर भारत में खड़ी बोली की रचनाओं के रूप में विख्यात है। उदाहरण में के लिए वली दक्कनी की यह गजल हम देख सकते हैं, जिसे इसका तीर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे। तो ये मुल्ला वजी की है, मुल्ला वजी की ये पंक्तियां हैं। तो काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक खड़ी बोली का पर आधारित साहित्य भाषाओं को हिंदी या हिंदवी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। और भैया एक बात और कहना चाहूंगी, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करना, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 17। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई है? तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा को जो है फारसी भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, काफी बार हम पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को। ये कहा है धूमिल ने। तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, तो देख लेते हैं। उनकी नजर में कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, धूमिल जी द्वारा ये पंक्ति कही गई है। तो नवंबर 1936 को बनारस में खेवली गांव में सुदामा पांडे धूमिल का जन्म हुआ। तो ध्यान रखना है, कवि धूमिल की कविताएं अपने समय से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। संसद से सड़क तक नामक कविता संग्रह जो 1971 में प्रकाशन में आया, में भय, भूख, अकाल, सत्तालोलुपता और अंतहीन भटकाव को रेखांकित किया गया है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये कथन भी जो है सुदामा पांडे धूमिल जी का ही है। तो ये दोनों कथन आपको ध्यान रखना है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, फिर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये भी धूमिल की ही पंक्तियां है। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है, और ये भी कथन जो है धूमिल जी का ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पंक्तियां भी सुदामा पांडे धूमिल जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा? तो प्रेमचंद ने कहानी को गल्प कहा है। तो ध्यान रखना है, प्रेमचंद का रचना संसार इतना विराट है कि इस लेख में विस्तार से लिख पाना संभव नहीं है। और फिर भी इतना अवश्य बताया जा सकता है कि लगभग इन्होंने 300 कहानियां लिखी, 15 उपन्यास लिखे हैं, 3 नाटक लिखे हैं, जिनका नाम है करबला संग्राम जो है, और प्रेम की बेटी। ये तीनों नाटक आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इनके द्वारा रचित नाटक कौन सा है या कौन सा नहीं है। क्योंकि अधिकतर मुंशी प्रेमचंद जी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो 10 अनुवाद भी इन्होंने किया है। 7 बाल पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने जनसाधारण की भावनाएं और तत्कालीन परिस्थिति और समस्याओं का मार्मिक चित्रण भी किया है। प्रश्न नंबर 21 में देखते हैं, नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है, नीलम देश की राजकन्या नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा हमारा जैनेंद्र जी द्वारा कहानी लिखी गई नीलम देश की राजकन्या।
एक कहानी संग्रह है इनका और अन्य कहानी संग्रह देख लेते हैं। प्रथम कहानी संग्रह जैनेन्द्र जी का काफी बार पूछा जाता है, फांसी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929। फिर है वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, दो चिड़िया 1935। जो है नीलम देश, ये जो कहानियां है ये जैनेन्द्र जी की प्रसिद्ध कहानियां रही हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल नामक जो कहानी है वो लाला भगवान दीन जी द्वारा लिखी गई। प्लेग की चुड़ैल कहानी को किसने हिंदी की प्रथम कहानी माना? तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भगवान दास का जन्म 1869 में, मृत्यु 1958 में। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, संग्राम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक, थियोसॉफी एवं कई संस्थाओं के संस्थापक रहे हैं भगवान दास जी। सन 1955 में उन्होंने भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से भी वशीभूत किया गया है। और भगवान दास की अन्य रचनाएं है प्लेग की चुड़ैल कहानी, उर्दू बेगम जो है कहानी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23। बुधगुप्त व चंपा किस कहानी के पात्र है? तो बुधगुप्त व चंपा नामक जो है आकाशदीप के पात्र रहे हैं। आकाशदीप कहानी के पात्र रहे हैं दोनों, बुधगुप्त और चंपा। तो आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदतावादी दृष्टि से अभिव्यक्ति की गई है। यह नायिका प्रधान प्रेम कहानी है और इस कहानी में नायिका चंपा है। यह जयशंकर प्रसाद का तीसरा कहानी संग्रह है आकाशदीप, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 में हुआ। जैसे कि पहला कौन सा था? छाया। इनका पहला कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का छाया 1912 में प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद प्रतिध्वनि आया कहानी संग्रह, उसके बाद जो है आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आकाश। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, 1929 में प्रकाशित हुआ। इसमें संकलित कहानियों की कुल संख्या 19 है। आकाशदीप में कितनी कहानियां संकलित की गई है ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है 19 कहानियों को संकलित किया गया है। अम्रब्राहसिम कहानी के लेखक कौन है? ब्राहमसिम कहानी जो है भीष्म साहनी जी द्वारा लिखी गई है। ये कहानी भीष्म साहनी जी की है। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है और 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। उपन्यास रहे हैं भीष्म साहनी जी के झरोखे, तमस, बसंती, समाज की माड़ी, कुंतो, नीलो नीलिमा, नीलोफर जो है इनकी ओर प्रसिद्ध ये उपन्यास रहा है। कहानी संग्रह रहे हैं इनकी मेरी प्रिय कहानियां, भाग्य रेखा, वागजू, निशाचर। नाटक रहे हैं इनके हानुस, जो कि बार बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। 1977 इसका प्रकाशन वर्ष रहा। माधवी और कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, आत्मकथा रही है इनकी बलराज माएबद ब्रदर्स, और बाल कथा रही है गुलेल का खेल। तो ये सभी रचनाएं भीष्म साहनी की काफी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। साकेत महाकाव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है? साकेत महाकाव्य में हमें आर्य समाज का प्रभाव दिखाई देता है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा भारतीय संस्कृति के अमर गायक रहे हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय जनसाधारण के स्वर सुनाई पड़ते हैं। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हेमंत इनकी प्रथम रचना है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। रचना कई बार पूछ ली जाती है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना का नाम बताइए, तो हेमंत। साकेत, रंग में भंग, झंकार, भारती, द्वापर, जयदत्त वध, पंचवटी, तिरुपतका और कुणाल गीत, द्वापर, काबा और करबला आदि जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 26। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन रहे हैं? प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि एक बांग्ला साहित्यकार हुए हैं, तो ध्यान रखना है। उपन्यास एक अंग्रेजी राजमोहन की पत्नी था
इनका, और उन्होंने जो है अपने धार्मिक और दार्शनिक निबंध भी अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था। वंदे मातरम एक बंगाली कविता है जिसे बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने 1870 के दशक में लिखा और पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। और यह कविता राजनीतिक सक्रियता और 1905 में स्वदेशी आंदोलन के लिए एक लोकप्रिय गीत भी बना है। ये प्रश्न जीके के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आपको। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अन्य उपन्यासों में जो कि सभी भाषाओं में शामिल है, तो वे है आनंद मठ, वंदे मातरम, दुर्गेश नंदिनी, कुणाल कुंडला, देवी चौधरानी आदि जो इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है। इसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती है। इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। नागरी नाम के संबंध में मत ऐक्य नहीं है, यानी कि एक मत नहीं है। यह अपने आरंभिक रूप में ब्राह्मी लिपि के रूप में जानी जाती थी। इसका वर्तमान रूप 9वीं 10वीं शताब्दी में मिलने लगता है और 8 अप्रैल 1900 को तत्कालीन गवर्नर ने फारसी के साथ नागरिक को भी अदालत और कचहरियों के समान अधिकार दे दिया था। और सरकार का यह प्रस्ताव हिंदी का स्वाभिमान के लिए संतोषप्रद नहीं रहा। इससे हिंदी को अधिकारपूर्ण सम्मान नहीं दिया गया था, बल्कि हिंदी के प्रति दया दिखलाई गई थी। फिर भी इसे इतना श्रेय तो है ही कि कचहरियों में स्थान दिलाया जा सके और यह मजबूत आधार प्रदान किया गया, जिसके बल पर देवनागरी 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय लिपि के रूप में उभर करके सामने आई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आप सभी को पता है, उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस के साथ स्पर्धा करने वाला वीर रस है, और श्रृंगार रौद्र विभत्स के साथ वीर रस को भी भरत मुनि ने मूल रसों में परिणित किया है, और वीर रस में यह अद्भुत रस की उत्पत्ति बतलाई गई है। वीर रस का वर्ण स्वर्ण है तथा गौर तथा देवता स्वर्ण अथवा गौर है, यानी कि पूछ लिया जाता है वीर रस का जो वर्ण है वो क्या है, जो स्वर्ण तथा गौर है। देवता जो है इंद्र कहे जाते हैं। यह उत्तम प्रकृति वालों में से संबंध है तथा इसका स्थायी भाव उत्साह है। अभिनव गुप्त ने तो उत्साह को शांत रस का भी स्थायी भाव माना है। कुछ लोग उत्साह को वीर रस का स्थायी भाव नहीं मानते, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में की गई। और कहाँ की गई ये हम देख लेते हैं। आप सभी को पता है, लखनऊ में इसका अधिवेशन किया गया, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा किया गया। इससे पहले 1935 में जो है एम फोस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में जो है प्रोग्रेसिव राइट एसोसिएशन नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था के प्रथम अधिवेशन की ये शाखा हो चुकी थी। फिर भारत में 1936 में सज्जाद जाहिर व डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से स्थापित हुई। लखनऊ में आयोजित इस संस्था के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा की गई। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कला का जोखिम निबंध संग्रह किसका है? कला का जोखिम नामक निबंध संग्रह जो है निम्नलिखित में से जो है, ध्यान रखना आपको, निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। कला का जोखिम निबंध संग्रह निर्मल वर्मा जी द्वारा जो अन्य रचनाएं लिखी गई वे भी हम देख लेते हैं, जैसे कि इनके उपन्यास है रात का रिपोर्ट, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत। वे दिन जो है निर्मल वर्मा जी के बहुचर्चित उपन्यास रहे हैं। इनका अंतिम उपन्यास 1990 में प्रकाशित हुआ, अंतिम अरण्य नाम से। तो ये आपको ध्यान रखना है। उनकी 100 से अधिक कहानियां भी कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। तो देखते हैं, जिसमें कि परिंदे इनकी प्रसिद्ध कहानी रही है। कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि इनमें प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं, भारत भारती के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं।
इस रचना के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। प्रकाशन वर्ष 1912। आगे बढ़ते हैं और अन्य तथ्यों को हम देखते हैं इससे संबंधित। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक अमर कीर्ति भी मानी जाती है। इस कीर्ति में राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का जो चित्रण गुप्त जी ने किया वो अन्य हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। तो भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कीर्ति है। 1912-13 में लिखी गई यह कीर्ति उसके बाद रंग में भंग राष्ट्र मैथिली शरण गुप्त का पहला रचना काव्य है। पहला रचना काव्य संग्रह माना जाता है। रंग में भंग अगर पहला काव्य पूछ लिया जाए तो हेमंत, जैसे कि हमने पढ़ा ही था। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी जो है प्रथम खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और आधुनिक काल के कवि भी माने जाते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में गुप्त जी का बड़ा योगदान रहा है। साकेत, यशोधरा, भारत भारती आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो कहानी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम आएगा, एक सेकंड भाई, तो आंसर होगा हमारा ग्राम। ग्राम जो कहानी है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है। प्रकाशन वर्ष 1912 और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? हिंदू पत्रिका में इसे प्रकाशित कराया गया। तो देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। जयशंकर प्रसाद का भी जन्म भी आपको ध्यान रखना है 30 जनवरी 1889। कई बार हम पढ़ चुके हैं क्योंकि आजकल साहित्यकारों के जन्म संबंधी प्रश्न को भी पूछा जाने लगा है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और अन्य तथ्य जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित। एक सेकंड, जितनी भी यहाँ पर रचनाएं दी गई है काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो उनकी प्रमुख काव्य कीर्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की, जैसे कि चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कमायनी। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के 5 कथा संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, जैसे कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल। इन पांचों कहानी संग्रह में प्रसाद जी की लगभग 70 कहानियां प्रकाशित हुई है, तो ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है। गुरु रविदास या रैदास मध्यकाल के एक भारतीय संत रहे हैं। रैदास ने जात पात के अन्य विरोध में कार्य किया है। रैदास सतगुरु तथा जगत गुरु की उपाधि भी दी जाती है। रैदास ने रैदासिया अथवा रैदासिया पंथ की स्थापना भी की है। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई का जन्म 1498, 1546 में मृत्यु। 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त कवियत्री रही है मीराबाई। मीराबाई ने कृष्ण के सपूत पदों की रचना की है। संत रैदास या रविदास उनके गुरु है। और भी अन्य काफी सारी बातें हैं मीराबाई के बारे में जानने की, हम और अन्य प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण हिंदी की रिवीजन इसी प्रकार से हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपकी जो है संपूर्ण हिंदी की रिवीजन अच्छे से होती रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, प्रश्न नंबर 34। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका जो लिखी गई रसखान जी द्वारा। रसखान जो है प्रेम वाटिका रचना के रचनाकार है। भक्ति काल के कवि हुए हैं रसखान जी, काफी प्रसिद्ध कवि रहे हैं। रचना 1671 में की गई प्रेम वाटिका की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35। प्रतिभोज निबंध किसका है? प्रतिभोज नामक निबंध जो है इनमें से गुलाब राय जी द्वारा रचित है। तो गुलाब राय जी का जन्म आपको पता ही है 17 जनवरी 1888, मृत्यु 13 अप्रैल 1963। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार के रूप में बाबू गुलाब राय जी प्रसिद्ध हुए हैं। वे हमेशा सरल साहित्य को प्राथमिकता देते हैं और जिसे हिंदी भाषा का जन जन तक पहुंचा सके। प्रबंध प्रभाकर निबंध संग्रह है इनका गुलाब राय जी का, ध्यान रखना है। निबंध रत्नाकर भी निबंध संग्रह है इनका। सन 1934 में कुछ उतले कुछ गहरे नामक निबंध संग्रह
उसके बाद मेरे निबंध भी इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है। अध्याय और स्वाध्याय सन जो है 1956। जीवन रश्मियां निबंध संग्रह है इनका। निबंध माला नामक निबंध संग्रह लिखा गया। नवरस नाट्य विमर्श, काव्य के रूप, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, जीवन, पशु और ठलुआ कल्प जो है आदि जो है इनके प्रमुख निबंध रहे हैं। एक मिनट भाई, यहाँ पर ठलुआ कल्प अलग है भाई, ये एक साथ नहीं है। जीवन पशु ठलुआ कल्प जो है इनके निबंध रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। कला का जोखिम निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? कला का जोखिम निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हम देख ही चुके थे, निर्मल वर्मा जी का निबंध है। दोबारा से ये प्रश्न आ गया, देख लेते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय जी रहे हैं। इसी के निश्चयानुसार 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में ही पंडित मदन मोहन मालवीय के सभापति में पहला संपादन हुआ। शुद्ध कविता की खोज 1966 रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना है शुद्ध कविता की खोज। उन्होंने कविता और शुद्ध कविता शुद्ध कविता का इतिहास, शुद्ध कविता का इतिहास भाग 2, कविता में दुहरता, शुद्ध काव्य की सीमाएं, परिभाषाहीन विद्रोह, मनीषी और समाज, कला में व्यक्तित्व और चरित्र, कला का संन्यास और साहित्य में आधुनिक बोध, पाठों के जरिए जहां तहां से ये सामग्रियां बटोरकर शुद्धतावादी आंदोलन का इतिहास खड़ा किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और कविता की अन्य समस्याओं पर अपने दृष्टिकोण पर भी उन्होंने विचार किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हरिओत जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो ब्रज भाषा में जो हरिओत जी द्वारा रचित इनमें से कौन सी रचना है? तो रस कलश नामक जो है ब्रज भाषा संबंधी रचना है इनकी। प्रिय प्रवासी इनका सॉरी भाई, एक सेकेंड। प्रिय प्रवास आपको पता ही है, इनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य रहा है। प्रथम महाकाव्य पूछ लिया जाता है ये कई बार। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित 1914 में प्रकाशित कराया गया। उसके बाद विदाई वनवास और पारिजात की बात करें, ये भी इनकी खड़ी बोली की ही रचनाएं हैं। अधिकांश रचनाएं इन्होंने खड़ी बोली में लिखी है। तो देखते हैं हरिओत जी की और अन्य रचनाएं। प्रिय प्रवास 1914, कवि सम्राट विदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चोपते चोखे चोपते। हरिओत जी ने खड़ी बोली में साहित्य का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास रहा है, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना का पूरा नाम ब्रह्मजांगना विलाप था? तो प्रिय प्रवास का ही पूरा नाम पूर्व नाम वही पहले का जो नाम है वो ब्रह्मजांगना विलाप रहा है। काव्य महाकाव्य प्रिय प्रवास में कवि ने राधा को केवल कृष्ण के हृदयश्वरी रसमंडल की साखी, परम सुंदरी, अल्हड़, प्रेम विलय आदि रूपों का ही चित्रण नहीं किया, बल्कि श्री कृष्ण जैसे राष्ट्रीय नेता की विवेकिनी सहचारी के रूप में भी जो है इसे चित्रित किया है राधा को जी को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 41, जसोदा कहा हो सो बात, तुम्हें सूत के कर्तव्य मोह पे कहे नहीं जात। तो ये पंक्तियां हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई? यशोदा कहा को हो बात, तुम्हें सूत के कर्तव्य मोह पे कहे नहीं जाते बात। तो ये पंक्तियां निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास जी द्वारा लिखी गई है, ना कि सूरदास जी की पंक्तियां है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्भुज दास जी जो रहे हैं वे कुंभन दास जी के ही पुत्र रहे हैं। अष्टछाप के अष्टछाप के अष्टछाप के ही कवियों में आते हैं। कुंभन दास जी के ही पुत्र रहे हैं।
कुम्मनदास जी के पुत्र और विठलनाथ के शिष्य है। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं द्वादश्यस भक्ति प्रताप हितजू को मंगल, ये चतुर्भुज दास जी के ग्रंथ है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से पहला गिरमिटिया है, जो कि गिरजा गिरिराज किशोर जी द्वारा रचित उपन्यास है। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है और इसका जो उपन्यास का जो नायक है वो है मोहनदास। मोहनदास करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम रहा है, इसलिए मोहनदास जो है इनका पात्र के रूप में नाम दर्शाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यात्रावृत्त के लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो यात्रावृत्त में आप सभी को पता है एक नाम आता है राहुल सांस्कृत्यायन जी का। राहुल सांस्कृत्यायन जी का जो है नाम आता है। उसके बाद जो है नाम आता है अज्ञे जी का, साथ ही नागार्जुन जी भी काफी प्रसिद्ध रहे हैं घुमक्कड़ शास्त्र के रूप में, जो है बृहत्तरी के रूप में इन तीनों का नाम लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा रचना राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा नहीं लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा हमारा पैरों में पंख बांधकर। मेरी लद्दाख यात्रा, रूस के 25 मास और यात्रा के पन्ने तीनों राहुल जी की रचनाएं है, लेकिन पैरों में पंख बांधकर जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की ये यात्रा वृत्तांत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ले गया है? तो ये संवाद जो है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का है। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये संवाद। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है सज्जन 1911, कल्याणी परिणय 1912, जो नागरिक पंचायती सभा में प्रकाशित हुआ था। प्रायश्चित करुणालय इनका प्रथम एकांकी नाटक भी माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य का प्रथम एकांकी नाटक प्रथम एकांकी नाटक कौन सा रहा है? करुणालय। और राज्यश्री 1915, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1923 में लिखा गया। प्रकाशित हुआ 1927 में। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में। स्कंदगुप्त 1900 सॉरी भाई, माफी चाहूंगी। करुणालय इनका प्रथम गीति नाट्य है, ना कि एकांकी नाटक। एकांकी नाटक एक गुट माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी नाटक है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में, इसलिए जो आसान आसान तथ्य होते हैं उनकी हमें रिवीजन करने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि यहीं से हमारा प्रश्न गलत होने की संभावना होती है बिना रिवीजन के। प्रथम एकांकी नाटक जो है कौन सा माना जाता है हिंदी का? वो है एक गुट, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। और प्रथम गीति नाट्य है वो करुणालय नाट्य। कौन सा है? करुणालय। हिंदी साहित्य का प्रथम जो है एकांकी नाटक एक गुट को माना गया है। प्रथम गीति नाट्य जो है करुणालय को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी अग्निमित्र इनका अपूर्ण नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बालचंद बलचंद नहीं भाई, ये बालचंद है। बालचंद बिजबाई भाषा छूहू नहीं लगन दूजन हासा, ये पंक्तियां जो है विद्यापति जी द्वारा लिखी गई है। तो विद्यापति का जन्म आपको पता ही है 1392, मृत्यु 1448। मैथिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। मैथिल कोकिल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मैथिल और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखककार और दरबारी राजपुरोहित आदि ये रहे हैं। तो ये शिव भक्त
रहे हैं, इसलिए विद्यापति जो है शैव थे। ये आपको ध्यान रखना है, ना कि वैष्णव। ये तथ्य कई बार पूछा जाता है, विद्यापति शैव रहे हैं, वैष्णव नहीं, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे हैं, गीत लिखे हैं इन्होंने, ये पूरी तरह वैष्णव नहीं थे, शिव थे, शिव की भक्ति करते थे। उन्होंने मैथिल कोकिल मैथिली के कवि कोयल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति का प्रभाव केवल मैथिली और संस्कृति साहित्य तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय साहित्यिक परंपराओं तक आगे तक बढ़ा, जैसे कि अवहट भाषा में इन्होंने रचनाएं की, कीर्तिलता और कीर्तिलता। ये तथ्य हम कई बार पढ़ चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत मिश्र बंधु विनोद लिख करके लगभग 5000 कवियों के जीवन का परिचय इस ग्रंथ में इन्होंने दिया है। तो देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित किया गया। 1250 पृष्ठ रहे। प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं का विनोद का प्रथम 3 भाग का पूरक ही माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1910 में रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4591 कवियों का जीवन वृत्तांत संग्रहित है मिश्र बंधु विनोद के अंतर्गत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखे गए मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को ही आधार बना करके कवियों के जीवन का परिचयात्मक विवरण दिया है। स्थान पर काव्यांग विवेचन तुलना पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास किया है। देव मिश्र बंधुओं के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। देव बिहारी विवाद को इन्होंने जन्म दिया है मिश्र बंधुओं ने, जो अगले 10 वर्षों तक चर्चा का विषय रहा। कवियों का साहित्यिक महत्व भी निर्धारण किया गया इनके द्वारा, और कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारण करने के लिए 4 श्रेणियां इन्होंने बनाई। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? 693 ईस्वी से मानने वाले हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले इतिहासकार रहे हैं राम कुमार वर्मा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इनके द्वारा 1938 में लिखा गया। 1993 से 1693 तक के कालखंड को इन्होंने 7 प्रकरणों में प्रस्तुत किया, जैसे कि संधि काल, चारण काल, एक सेकंड भाई, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, प्रेम काव्य आदि जो है इन्होंने डिवाइड किया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शुक्ल की मान्यताओं को इन्होंने दोहराया है राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को 2 भागों में बांटा है राम कुमार वर्मा ने, एक संधि काल, दूसरा चारण काल। विवेचनात्मक पद्धति में पद्य की कोमलता को अपनाया है, और 693 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने का कारण शंभु को पहला कवि इन्होंने माना है। यानी जो अपभ्रंश भाषा के कवि हुए हैं शंभु जी, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। 8वीं शताब्दी इसका समय रहा शंभु जी का। तो इन्होंने जो है शंभु को हिंदी का पहला कवि माना है, और अपभ्रंश भाषा के कवि रहे हैं शंभु जी। हिंदी का पहला कवि किसने माना है, ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ना ही कुछ नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं, ना कुछ किया विचारो। प्रयुक्त दोहा किस कवि का है? तो ये दोहा निम्नलिखित में से दादू दयाल जी का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं। दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह सर्वप्रथम हमें 2 शिष्यों उनके संत दास और जगन्नाथ दास जी द्वारा किए गए हरडे वाणी में देखने को मिलता है। बाद में दादू दयाल की रचनाओं का जो संग्रह है संत रज्जब दास जी ने अंगवधु नाम से किया।
दादू दयाल हिंदी के भक्ति काल में ज्ञानाश्री शाखा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। कमल नयनी की मानी फिरसत नाही सखी, वो मन में मंद मंद मुस्कानी। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं, इसके रचनाकार रहीम जी हैं। तो रहीम दास जी द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई। रहीम जी की जो रचनाएं हैं वो हम देख लेते हैं। रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, रास पंचाधाई, नगर शोभा आदि जो है रहीम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदू मग पर पाँव न रखो, काव जो बहते नहीं भाग्य। तो ये पंक्तियां हैं वाक्य। तो ये पंक्तियां किस रचना से और किस रचनाकार द्वारा ली गई है, तो देखते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा नूर मोहम्मद जी के द्वारा रचित। उनकी रचना अनुराग बांसुरी से ये पंक्तियां ली गई है। अनुराग बांसुरी का रचनाकार वर्ष 1764 ईस्वी है। यह बरवे चौपाई छंद में मिलती है हमें। चौपाई के बीच में इन्होंने दोहा न लिखकर बरवे रखे हैं, यानी कि चौपाई छंद में हमें देखने को मिलती है, लेकिन चौपाइयों के बीच बीच में उन्होंने दोहा नहीं रखा बल्कि बरवे रखे हैं। और इनकी भाषा जो सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। इंद्रावती भी नूर मोहम्मद जी की अन्य रचना है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन, तिरुपति भेल। ये पंक्तियां जो है ये किसके द्वारा रचित है, तो ये पंक्ति में विद्यापति जी की देखने को मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं। विद्यापति शिव थे, ये हम पहले कर चुके हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक मैथिली सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। देसिल बयाना सब जन मिटा ते तेसिन जंपो अवहटा, अर्थात अपनी देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। बच्चन जी द्वारा विद्यापति के संबंध में कहा गया है, विद्यापति जी जो है जातीय कवि है, यानी विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोक वृत्तानुकरण नाट्य में तम्याकृतम कथन आचार्य किस आचार्य का है, तो काव्य शास्त्र संबंधी क्वेश्चन है हमारा। भरत मुनि जी का ये कथन है कि नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। यह जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से ही जाना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काव्य शास्त्र से संबंधित, काव्यांग तु जायते जातु कस्यचित् प्रभावते, पंक्तियां किसकी है, तो ये पंक्तियां जो है भामा जी द्वारा रचित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काव्य शास्त्र संबंधित है। उचितरस्य दस्य चित्रम काव्य जीवितम, ये पंक्तियां सेमेंद्र जी की है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है, तो इनमें से आपको ध्यान रखना है ज्ञानाश्री शाखा का हमारी जो निर्गुण काव्य धारा रही है, निर्गुण काव्य धारा सॉरी जो हमारी भक्ति काल है, भक्ति काल हमारा दो भागों में बटा है। एक तो निर्गुण काव्य धारा, दूसरा हमारा सगुण। तो निर्गुण के अंतर्गत भी दो भाग हुए हैं, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो ज्ञानाश्री शाखा और एक है हमारा प्रेमाश्री शाखा। और सगुण के अंतर्गत तो पता ही है आपको, एक तो कृष्ण भक्ति संबंधी कवि होंगे, एक हमारे राम भक्ति संबंधी कवि होंगे। तो आपको बताना है इनमें से ज्ञानाश्री शाखा का कवि कौन सा नहीं है। सुंदरदास, मलुकदास और कबीरदास तीनों ज्ञानाश्री शाखा के कवि हुए हैं, लेकिन कुंभन दास जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं सगुण भक्ति काव्य में। तो आगे बढ़ते हैं। कबीरदास सगुण
निर्गुण संप्रदाय के संत काव्य धारा के कवि रहे हैं। संत काव्य धारा को ही ज्ञानाश्री शाखा कहा जाता है। संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। काव्य धारा को ही हम ज्ञानाश्री शाखा के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा जाता है। और ये संत काव्य धारा को ज्ञानाश्री शाखा का नाम किसने दिया, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख कवि रहे हैं ज्ञानाश्री शाखा के कबीरदास, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास आदि। कबीर की प्रमुख रचनाएं है बीजक, जो कि धर्मदास द्वारा संग्रहित 3 भागों में साखे शब्द रमैणी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मधुमालती किसके काव्य की नायिका है? तो मधुमालती निम्नलिखित में से मंजन के अंतर्गत लिखे गए काव्य रचना की नायिका मानी गई है। मधुमालती जो है नाम से इन्होंने रचना की है। मंजन कवि ने तो करीबन 952 हिजरी सन 1545 इसका समय माना गया है। इसमें अलौकिक प्रेम कहानी का समावेश किया गया है। जितने भी सूफी कवि रहे हैं, उन्होंने जो है भारतीय घरानों की कथाओं को आधार बना करके रचनाएं की है। और नायिका के नाम पर के आधार पर ही उन्होंने अपनी रचनाओं का नाम रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मधुमालती, नायिका मधुमालती है, और जो है मंजन जी द्वारा लिखी गई ये रचना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। गिरिनगिरी नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महाराज नगर नरेश विक्रमादित्य की जो कन्या है मधुमालती की सुखांत प्रेम कहानी की गई है। और नायक का नाम क्या है? मनोहर। और नायिका का नाम क्या है? मधुमालती। मंजन जी द्वारा रचित ये रचना है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। सभी को पता है। मीराबाई के संबंध में हम पहले भी कर चुके हैं। तो देख पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है। तो ये प्रश्न हमारा दोबारा आ गया भाई, कुमन दास जी ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सब रस के रचनाकार का नाम बताइए। तो मुल्ला वजी जो है सब रस और कुछ कुतुब मुस्तरी नामक जो है रचना मुल्ला वजी की है। तो रचनाएं काफी प्रसिद्ध है, काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो सबसे पहले आता है रैदास जी का समय। फिर आप देख लेते हैं एक बार रैदास जी का समय। 1267 ईस्वी, मृत्यु 1335। कबीरदास जी का जन्म 1398, मृत्यु 1518। धर्मदास जी का जन्म 1433, मृत्यु 1543। दादू दयाल का जन्म जो है 1544, मृत्यु 1603। तो इन सभी संत कवियों के आपको जन्म ध्यान रखने हैं, परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। क्रमानुसार लगाने का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ये आप लोगों को सभी को पता है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई ने की। चंदन नहीं है भैया, चंद बरदाई होता है। चंद बरदाई, चंद बरदाई या चंद बरदाई कह सकते हैं। इनकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। पृथ्वीराज रासो में 59 सर्ग है। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का एक पहला महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का चित्रण अथवा वर्णन किया गया है। खुमान रासो 9वीं शताब्दी की रचना है, जो कि पृथ्वीराज रासो से पहले लिखा जा चुका था। खुमान रासो 9वीं शताब्दी की रचना है। और इसमें 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश कुमार के युद्धों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इनकी 9वीं शताब्दी की रचना होने का अनुमान किया गया है। इसका जो रचयिता दलपति विजय, खुमान रासो का जो रचयिता है वो दलपति विजय है। हमीर काव्य के लेखक सारंग धरसुरी है। और परमाल रासो जो है, जो कि आल्य खंड के नाम से भी जाना जाता है, कि लेखक जो है जगनिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
परमाल रासों के लेखक जगनिक 13वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। मोहबा के राजा परमाल देव के सामंत अल्लाह और उदल के वीरता का वर्णन इसमें दिखाया गया है। भाषा काव्य संग्रह के लेखक हमने अभी पढ़ा था महेश दत्त शुक्ल जी है। महेश दत्त शुक्ल जी द्वारा ये भाषा काव्य संग्रह 1883 में लिखा गया। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? काव्य के संबंध में जितने भी कथन है आप लोगों को जो है रिवाइज करके जाने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो सुमित्रानंद पंत जी द्वारा ये कथन लिखा गया, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, प्रसाद जी का कथन है। काव्य आत्माभिव्यक्ति है, डॉक्टर नागेंद्र जी का कथन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र किसका संग्रह है? तो महादेवी वर्मा कैसा संग्रह है भाई, ये आपको बताना है। अतीत के चित्र नामक जो है इनका संस्मरणात्मक रेखा निबंध संग्रह रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का दूसरा संग्रह माना जाता है स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं इनकी काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो महादेवी वर्मा जी की जितनी भी रचनाएं हैं वैसे तो सारी इम्पोर्टेंट है, सभी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन अवश्य ही महादेवी वर्मा जी की रचनाओं से संबंधित पूछ लिया जाता है। कई बार 2 या 3 से अधिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो महादेवी वर्मा जितने भी छायावाद के साहित्यकार हुए हैं उनकी रचनाओं को तो आपको बिल्कुल रट करके जाना है। उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर कौन सा उन्होंने काव्य संग्रह लिखा है, किस रचना को किसका संग्रह में प्रकाशित कराया गया है, तो ये सभी तथ्य ध्यान रखना है। और क्रमानुसार भी प्रश्नों को पूछ लिया जाता है कई बार, इनको क्रम से लगाइए, या फिर निहार का प्रकाशन वर्ष क्या है, रश्मि का क्या है, इस प्रकार पूछा जाता है। इसलिए मैंने हर एक प्रश्न के साथ उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको यहाँ पर आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया गया, ताकि आपके अच्छे से रिवीजन होते रहे। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगी भाई, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करना, ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखते हैं, अभी भी समय बहुत ही कम है, क्योंकि अभी मेरे पास भी समय नहीं है मैं अधिक वीडियो आपके सामने ला करके आ सकूं, लेकिन जितनी भी मैं वीडियो आपके सामने लाऊंगी ऑथेंटिक रूप से भी आप बिल्कुल सही होगी, और तथ्य आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे कि एक प्रश्न के अंतर्गत आपको कम से कम जो है 5 से 6 या जो है 6 से अधिक क्वेश्चन भी उन्हीं में से आपको तथ्यों में से कवर हो जाएंगे लगभग। अगर हम जो है 50 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं तो लगभग आपके वहाँ पर जो है 100 150 से अधिक तथ्य आपको वहाँ पर आराम से देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं तथ्यों में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने वैसे भी PYQ को एनालिसिस कर ही लिया होगा, तो आपको पता ही है किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है। तो ये इन सभी पर चर्चा करने का अब बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि ऑथेंटिक रूप से बिल्कुल सही जानकारी के साथ मैं प्रश्नों को लाने की कोशिश करती हूँ। आपको इधर उधर कहीं पर भी नहीं भटकना पड़ता। तो देखते हैं, और कहीं न कहीं छोटी-मोटी गलतियाँ तो सबसे ही हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक के कारण या फिर थोड़ा जल्दबाजी के कारण, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख करके इन सभी तथ्यों जो जिसमें भी आपको डाउट लगे तो आप बता सकते हो। मैं ज़रूर जो है वहाँ पर ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट क्लास आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। इसी प्रकार की हमें जो है परीक्षा तक 2-3 क्लास मैम आप लेकर के आओ, तो मैं अवश्य ही कोशिश करूँगी। तो देखते हैं, निहार 1930 की रचना है, रश्मि 1932 की रचना है, नीरजा 1934 की है, संध्या गीत 1936 की रचना है, दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष 1942, सप्तपर्णा जो है 1959, प्रथम आयाम 1974, अग्नि रेखा जो भी इनकी अधूरी रचना रह गई थी 1990। तो ये सभी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। महादेवी वर्मा की ये 8 कविता संग्रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी उसने कहा था है
जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियां लिख करके प्रसिद्धि प्राप्त की है कहानी क्षेत्र में। तो सूक्ष्म जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 और 15 के मध्य, और उसने कहा था 1915 की कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में, ये कथन कहा भी है, इस कहानी के भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। इनकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। और शुक्ल जी ने उसने कहा था कहानी अद्वितीय कहानी भी माना है, और इनके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है, और घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, उसने कहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसने कहा था कहानी के जो पात्र हैं उसमें हम देखते हैं लहना सिंह, साबु सूबेदारनी। लहना सिंह ने अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा की है। ऐसा लहना सिंह ने सूबेदारनी की मात्र उसने कहा था वाक्य को ध्यान में रखकर प्राणोत्सर्ग किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसने कवि गंग को हाथी से कुचलवा दिया था? तो किसने कवि गंग को हाथी से कुचलवा दिया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा नूरजहां। तो नूरजहां ने जो है कवि गंग को हाथी से कुचलवा दिया था। भिखारी दास जी ने कवि गंग के विषय में ये कहा गया, तुलसी गंग दो भय सुकविन को सरदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? तो सूरदास का जो है साहित्य लहरी जो निबंध है वो नायिका भेद से संबंधित रहा है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं, तो देखते हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और बिहालो। तो ये सभी रचनाएं सूरदास जी की है। तो आइए आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं भाई। अष्टछाप के कवियों में उम्र की दृष्टि से वरिष्ठतम कौन है? तो अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े जो लेखक हुए हैं उम्र की दृष्टि से वे है कुंभन दास जी। उसके बाद नाम आता है हमारा परमानंद सूरदास जी का, फिर आता है परमानंद दास, फिर नाभादा। तो नाभादास अष्टछाप के कवियों में नहीं आते, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुंभन दास अष्टछाप के कवियों में सबसे पहले कवि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य इसकी दीक्षा गुरु थे। अनुमानतः कुंभन दास जी का जन्म 1468 ईस्वी में माना जाता है, और संप्रदाय पर वे सन 1492, स्वर्गवास 1582 के लगभग हुआ। और प्रश्नों को भाई हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह एक दो मैराथन क्लास के माध्यम से हम जो है अधिक से अधिक तथ्यों की रिवीजन करने की कोशिश करेंगे परीक्षा तक। तो आपको ध्यान रखना है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।